Hi guys, welcome to Seco Hub. Like we discussed last time, we'll be talking about domain name system. We are done with the packet flow. So since we are going in detail कि exactly हो क्या रहा है, अभी हमने नॉर्मल पैकेट फ्लो कर लिया, हमने देख लिया कि हमको आईपी एड्रेस मिल जाता है DHCP के थ्रू। उसके बाद हम कुछ भी एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो exactly पैकेट जाता कैसे है। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए हमने यहाँ पे आईपी एड्रेस मैक डाला हुआ है। और कंसिडरिंग सिंपल फैक्ट कि आप अपने ब्राउज़र पे बैठे हैं अपने पीसी पे एंड ब्राउज़र पे आपने सर्च किया google.com। ठीक है, तो एग्जैक्टली पैकेट यहाँ से यहाँ तक आपके सर्वर तक जाएगा कैसे। और फॉर एग्जांपल आपने सर्च किया photos.google.com। मैं सिंप्लीफिकेशन के लिए पी डाल रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये आपका लोकल राउटर है गेटवे। तो यहाँ से यहाँ पैकेट जाएगा पहले एंड देन इंटरनेट के थ्रू जाएगा, राइट। बाकी हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं, आर्प कैसे जाता है, ये कैसे जाता है, राइट। सो बेसिकली होता क्या है, डोमेन नेम सिस्टम, व्हाई इज दिस इम्पोर्टेंट, है ना। सबसे पहले ये जानते हैं कि डोमेन नेम सिस्टम इम्पोर्टेंट है क्यों। क्योंकि आप किसी भी वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, वो तो आप जो वेबसाइट का नाम है, जैसे आपने गूगल सर्च किया या photos.google.com सर्च किया, ये तो इसका एफक्यूडीएन है ना। ये हो गया फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम, ठीक है। बट कंप्यूटर्स को एग्जैक्टली एड्रेस इससे थोड़ी मिलेगा। एक होता है फिजिकल एड्रेस, जैसे हमने डिस्कस किया था, वो हो गया आपका ये मैक एड्रेस। एक हो गया लॉजिकल एड्रेस, ये हो गया आपका आईपी एड्रेस। तो अगर फिजिकल एड्रेस और लॉजिकल एड्रेस आपकी डिवाइस का है, करेक्ट, तो उस सर्वर का भी वो तो होगा जहां आप रीच करना चाह रहे हैं, राइट। जैसे हमने बोला कि हम रीच करना चाह रहे हैं अपने google.com पे, राइट, नॉट फेसबुक, सॉरी, google.com रीच करना चाह रहे हैं। तो बैकएंड में ये सर्वर है ना, इसको रीच करना चाह रहे होगे, ये गूगल का सर्वर होगा, photos.google.com, राइट। इसको आप रीच करना चाह रहे हैं। सो अभी फिजिकल एड्रेस तो आपको मिलेगा नहीं, बिकॉज दिस इज वेल प्रोटेक्टेड, राइट। फिजिकल एड्रेस आप अपना शेयर करेंगे, एक लाइकवाइज उसका भी नहीं मिलेगा, राइट, एंड फॉर सिक्योरिटी रीजंस। बट आपको ये तो चाहिए ना आईपी एड्रेस रीच आउट करने के लिए। सो हाउ डू यू गेट द आईपी एड्रेस, करेक्ट। अब आईपी एड्रेस के लिए हमें हमें काम आता है डोमेन नेम सिस्टम। जब भी आपने अपना नॉर्मल पीसी कॉन्फ़िगर किया होगा, उसमें एक प्रेफर्ड डीएनएस होता है, भले विंडोज़ हो, मैक हो, कुछ भी हो, राइट। उसमें एक प्रेफर्ड डीएनएस वैल्यू होती है, जिसमें यूजुअली हम डाल देते हैं 8.8.8.8, राइट। वो होता है ग्लोबल डीएनएस, ठीक है, गूगल डीएनएस या ग्लोबल डीएनएस बोलते हैं हम जिसको, राइट। अब इस सिनेरियो में क्या होगा, आपने टाइप किया है photos.google.com। अब कंप्यूटर सीधा इसको सर्च थोड़ी कर देगा कि उसको पैकेट बना के इंटरनेट के थ्रू ले जाए। आपको पहले वो नाम रिजॉल्व करना पड़ेगा, इसका एक कोरोस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस होगा, ठीक है। अभी हम x.x.x लिख देते हैं, ठीक है। तो उसको हमें चेंज करना है, इसको इस प्रोसेस को बोलते हैं रेजोल्यूशन, ठीक है। तो उसको हमें रिजॉल्व करना है एक कोरोस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस में। नाउ सिंस वी हैव photos.google.com एंड हमारे पास एक ऑलरेडी राउटर है, राइट। राउटर ने आपको एक डीएनएस सर्वर का भी डिटेल दिया होगा जब हमने डीएचसीपी लिया, ठीक है। एक डीएनएस सर्वर का भी डिटेल होगा आपके पास। तो अगर स्टेप बाय स्टेप देखें कि एक्चुअली रेजोल्यूशन कैसे होता है, ठीक है। पहला स्टेप डायरेक्टली डीएनएस को रीच करना नहीं होता, ठीक है। सबसे पहला होता है एक लोकल डीएनएस क्लाइंट, ठीक है। लोकल डीएनएस क्लाइंट बोलो या कैसे बोलो, जो आपके अपनी डिवाइस में होता है, करेक्ट। जो आपकी अपनी डिवाइस में ऑलरेडी कुछ आपने उसको ऑलरेडी रीच आउट किया एक बार, तो उसका आईपी एड्रेस या ऑथोरेटिव आईपी एड्रेस वो आपके पास ऑलरेडी आ जाता है, करेक्ट। तो उसको बार बार हमें रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो पहला हो गया लोकल कैच, ठीक है। दूसरा दूसरा हो गया होस्ट फाइल। जो यहाँ पे अभी थोड़े एक्सपीरियंस लोग हैं उनको आइडिया होगा कि एक होस्ट फाइल भी होती है, भले विंडोज मशीन हो, लिनक्स हो, मैक हो, राइट, या फिर आपके फायरवॉल्स हो या राउटर्स हो, हर हर डिवाइस में एक होस्ट फाइल होती है। जैसे मुझे photos.google.com के करस्पॉन्डिंग मैंने एक आईपी एड्रेस बना दिया, ठीक है। तो वो रिजॉल्व नहीं करेगा, वो होस्ट फाइल में जाएगा, एक एंट्री होगी जैसे photos.google.com, उसके आगे एक आईपी एड्रेस की एंट्री होगी जैसे x.x.x.x। तो वो बार बार रिजॉल्व नहीं करेगा, वो यहीं से उठाएगा आईपी एड्रेस एंड डायरेक्ट आपका कनेक्शन बनाना शुरू करेगा, ठीक है। थर्ड होता है हमारा प्रेफर्ड डीएनएस, प्रेफर्ड डीएनएस, ठीक है।
तो अब हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास हमने पहली बार photos.google.com सर्च किया, ये नहीं है हमारे पास, होस्ट फाइल में भी कोई एंट्री नहीं है। तो अब कहाँ जाएंगे हम लोग, हम डीएनएस के पास ही जाएंगे ना, कि भाई हमें बता दे एग्जैक्टली जाना कहाँ है। मुझे पता है मुझे photos.google.com के पास जाना है, बट मेरे पास आईपी एड्रेस नहीं है। करेक्ट। तो अब आएंगे थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप पे बेसिकली क्या होगा, अब ये जो प्रोसेस शुरू होगा यहाँ पे नेम रेजोल्यूशन का, वो होता है डीएनएस को क्या बोलते हैं, डीएनएस रेजोल्यूशन। ठीक है, लेट मी रब दिस ऑफ क्विकली। उसको बोलते हैं डीएनएस रेजोल्यूशन। अब ये तो आप समझ गए कि ऐसे पैकेट फ्लो हुआ, हम गए अब डीएनएस सर्वर के पास, डीएनएस ने हमें आईपी एड्रेस बताया, हमने फिर कनेक्शन बना लिया। करेक्ट। अभी तक हमने क्या समझा था, लोकल हमारे पास एंट्री नहीं है, ठीक है, होस्ट फाइल में भी कोई एंट्री नहीं है। जब लोकल एंट्री नहीं है, होस्ट फाइल में भी कोई एंट्री नहीं है, तो हमने क्या डिसाइड किया, हमने कहा हमें डीएनएस रेजोल्यूशन की जरूरत पड़ेगी। करेक्ट। तो हम किसको रीच आउट करेंगे अब, हम करेंगे डीएनएस सर्वर को रीच आउट, कि हमें google.com या photos.google.com का आईपी एड्रेस दे दो। अब डीएनएस सर्वर का काम है कि हमें रिजॉल्व करके एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करे। ठीक है। अब आपको जब डीएनएस सर्वर ने आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया, तब आप क्या करोगे, वो पैकेट उठा के कहाँ भेजोगे, राउटर पे, और राउटर को बोलोगे आगे भेजते। ऐसा क्यों बोलोगे, हमने जब फर्स्ट सेशन में डिस्कस किया था कि अगर आपके पास आईपी एड्रेस आता है, वो आपके सबनेट का नहीं है, वो कैसे पता चलता है, एक एंड फंक्शन होता है। करेक्ट। अगर एंड फंक्शन से पता चलता है कि वो आपके सबनेट का नहीं है या आपके नेटवर्क का नहीं है, तो आप किसको भेजते हो, अपने डिफॉल्ट गेटवे को। हमारे केस में डिफॉल्ट गेटवे क्या है, ये राउटर। करेक्ट। आपने अपने डिफॉल्ट गेटवे को भेजा। अब डिफॉल्ट गेटवे का काम है उस पैकेट को आगे भेजना। एक और चीज मैं रिमाइंड कराऊंगा कि मैक एड्रेस चेंज होता है पर हॉप, आईपी एड्रेस जो आईपी डेस्टिनेशन होता है और सोर्स होता है आईपी एड्रेस, वो चेंज नहीं होता, हमेशा सेम रहेगा वो। बट मैक पर हॉप चेंज होगा। ठीक है। तो ऐसे आपका यहाँ पैकेट बनेगा फिर से, और वो बाहर चला जाएगा। फिर आप एग्जैक्टली सर्वर पे जाओगे, एक कनेक्शन बनाओगे, टू एंड फ्रो अपना जो भी आपको photos.google.com पे देखना है अपनी प्रोफाइल से, जो भी है आप इसे एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, ये हो गया बेसिक रेजोल्यूशन। करेक्ट। बट अब ऐसा तो नहीं है ना कि डीएनएस के पास गया उसने सीधा उठा के दे दिया, उसका भी एक स्टेप होता होगा। तो हम अभी देखेंगे कि डीएनएस में, डीएनएस के केस में एग्जैक्टली रिजॉल्व होता कैसे है। ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे, हम यहाँ पे बैठे हैं, हमने सर्च किया, क्या सर्च किया, photos.google.com। ठीक है। अब इसमें भी स्टेप्स होते हैं। करेक्ट। पहला स्टेप है डीएनएस रिजॉल्वर। ठीक है। इसको बोल सकते हैं फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स रेजोल्यूशन ऑफ आईपी एड्रेस फ्रॉम दी फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम। ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप है। तो आपने क्या करा, आपने अपने डीएनएस रिजॉल्वर के पास गया, आपने कहा भाई मेरे को photos.google.com का आईपी एड्रेस दे दो, मेरे पास इसका आईपी एड्रेस अभी नहीं है, तो मैं पैकेट बना के आगे नहीं भेज पा रहा हूँ। करेक्ट। तो अभी आप गए रिजॉल्वर के पास, रिजॉल्वर ने क्या बोला, रिजॉल्वर ने बोला अच्छा तो मेरे को ये भेजना है, मतलब मेरे को ये किसके पास भेजना है, अपने रूट सर्वर के पास। नेक्स्ट स्टेप रेजोल्यूशन में क्या दिख रहा है आपको, रूट सर्वर के पास। अब वो ऐसे किसी रूट सर्वर के पास भेज देगा, रिजॉल्वर के पास एक्चुअली 13 ग्लोबल डीएनएस सर्वर की डिटेल्स होती हैं। समझ गए, टोटल 13 ग्लोबल डीएनएस रूट सर्वर्स होते हैं। ठीक है, माय बैड, इसको लिख देते हैं रूट। 13 ग्लोबल डीएनएस रूट सर्वर्स की डिटेल होती हैं। ठीक है। उसमें से आपकी जियो लोकेशन वगैरह के हिसाब से, ठीक है, आपका जो आईपी प्रोवाइडर है उन सब के हिसाब से, अब मेनली आपकी जियो लोकेशन वगैरह के हिसाब से, वो आपके आपके प्रेफर्ड रूट सर्वर के पास भेज देगा। अब हमेशा जब आप डीएनएस रिजॉल्व करने का प्रोसेस में जाएंगे, हमेशा इमेजिन करना आपको रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है। समझ गए, जैसे अब पैकेट खुलना शुरू हुआ है तो उल्टा चलते हैं ना, वैसे ही रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है। तो यहाँ पे क्या है, photos.google.com। तो अपना डीएनएस रिजॉल्वर गया रूट सर्वर के पास कि भाई मेरे को रिजॉल्व करना है photos.google.com। मैं अभी छोटा छोटा लिख रहा हूँ। ठीक है। रूट सर्वर ने बोला कि मेरे को photos.google.com का तो नहीं पता, मेरे को .com का आइडिया। करेक्ट। अब मैं आपको ये बता सकता हूँ .com सर्वर के लिए कहाँ जाना है। तो उसने यहाँ पे हमें रिप्लाई करा कि .com का के लिए आपको किस सर्वर पे जाना है। ठीक है, उसकी डिटेल हमें दे दी। फिर हमारे रिजॉल्वर ने क्या करा, रिजॉल्वर बेचारा फिर गया टॉप लेवल डोमेन के पास। नेक्स्ट स्टेप क्या है, टॉप लेवल डोमेन। टॉप लेवल डोमेन के पास आया, फिर हमने बोला कि हम सर्च कर रहे हैं photos.google.com। ठीक है। अब इसने बोला photos.google.com को तो नहीं पता, बट सिंस मेरे को आपने आपको .com की डिटेल मिल गई है,
एंड आप मेरे पास आए हैं तो मेरे को google.com का आइडिया है। इसका नाम क्या है? टॉप लेवल डोमेन। ठीक है, तो मतलब क्या होता है डोमेन का? उसको डोमेन्स का आइडिया है। समझ गया ना? तो वो आपको कहाँ भेजेगा? क्या बोलेगा वो? कह रहा है मेरे को अभी सिर्फ आइडिया है गूगल का। समझ गया? .com आपको पता चल गया। इसके आगे क्या था? फोटोज। उसका मुझे आइडिया नहीं है, मैं google.com का आइडिया मेरे पास। तो उसने आपको किसकी डिटेल भेज दी? उसने आपको किसकी डिटेल भेजी? google.com की। डोमेन का पता चल गया है। ठीक है, google.com। अब इसने आप google.com की डिटेल भेज दी। अब आपने क्या करा? अब जिसने फाइनल डिटेल भेजी आपको, अब इसके पास फिर से आ गए आप। आपका रिजॉल्वर फिर आ गया। उसने बोला मेरे को photos.google.com का एड्रेस चाहिए। इसने बोला हाँ मैं तो गूगल का ही सर्वर हूँ। करेक्ट, google.com है ना इसके पास। वहाँ तो रिजॉल्व कर ही लिया था आपने। तो उसने बोला हाँ मेरे पास एग्जैक्टली photos.google.com का आईपी एड्रेस है। यहाँ पे फाइनली आपको ये डिटेल भेजेगा एक रिकॉर्ड में। ठीक है, ए रिकॉर्ड बोलो, है ना, क्वाड ए बोलो, एनएस बोलो, वो हम अगले सेक्शन में डिस्कस करेंगे। रिकॉर्ड्स के हिसाब से आपको एक आईपी एड्रेस दे देगा। ठीक है, कि ये है आईपी एड्रेस फाइनली किसका? photos.google.com का। अब आपको ये फाइनली आईपी एड्रेस मिल चुका है। करेक्ट, तो अब आप क्या करोगे? ये आईपी एड्रेस उठाओगे और यहाँ पे जो XXXX है वो आईपी एड्रेस यहाँ डालोगे। अपना एक पैकेट बनाओगे, जैसे सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट। समझ गया ना? सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक। करेक्ट, अपना पूरा पैकेट बनाओगे ईथरनेट हेडर के साथ, फिर उसको अपने राउटर पे भेजोगे। सेम राउटर उठाएगा एंड वो उसको भेज देगा बाहर, जैसे हमने डिस्कस किया था। अगेन याद क्या करना है कि मैक एड्रेस पर हॉप चेंज होता है, आईपी पहले सोर्स और डेस्टिनेशन चेंज नहीं होता। और पोर्ट कैसे आता है? जो आप यूज करना चाह रहे हो। अब आप गूगल के पास जा रहे हो तो क्या पोर्ट यूज करोगे? photos.google.com के पास। SSL है तो HTTP के थ्रू फेच करोगे, नहीं HTTPS के थ्रू फेच करोगे। SSL नहीं है तो HTTP के थ्रू फेच करोगे। समझ गए? तो उसमें पोर्ट्स उसके हिसाब से आ जाएंगे। HTTPS है तो 443, HTTP है तो 80। ठीक है, ऐसे बेसिकली आप आगे बढ़ोगे। अब ये समझ में आ गया। इसको और थोड़ा इजी समझने के लिए हमेशा ऐसे याद रखो कि डीएनएस रिजॉल्वर है ना आपका, ये फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स ट्रांसलेशन। ये है अपना लाइब्रेरियन। ठीक है, आप गए लाइब्रेरी में, आपने बोला कि मेरे को, वैसे तो ये आपको याद रहेगा, हमेशा रिवर्स इंजीनियरिंग करोगे तो बहुत इजीली याद हो जाएगा। बट ऐसे याद रखो ये फर्स्ट स्टेप है रेजोल्यूशन में। आपका लाइब्रेरियन है, लाइब्रेरियन के पास आप गए किसी बुक के लिए, उसने बोला फिक्शन है, जॉनर बताओ। अब आप फिक्शन में गए रूट सर्वर के पास। ठीक है, उसको पता है कितने जॉनर होते हैं। ठीक है, अब फिक्शन में गए, उसने बोला अच्छा फिक्शन का तो ठीक है, फिक्शन में आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, अब फिक्शन से आपको उसने बोला, उसमें शेल्फ में ले गया वो आपको, शेल्फ एज इन पूरे आइल्स में ले गया। ठीक है, आइल में आप चले गए। अब उसने बोला अच्छा अब राइटर का नाम बताओ। राइटर का नाम बताया, राइटर का नाम बता दिया। तो उसने बोला टॉप लेवल डोमेन है। ठीक है, राइटर का नाम पता चल गया। अब उसने देखा अपने रिकॉर्ड्स में देखा या अपने कंप्यूटर में देखा जैसे भी, एंड उसने बोला कि फाइनली अब मुझे ये पता है कि ये वाला सेक्शन, जैसे पूरी लाइब्रेरी है, आपको चाहिए था फिक्शन, आपको चाहिए था फिक्शन के अंडर ये राइटर, ये ऑथर, इस ऑथर का शेल्फ तो ये है। अब ऑथोरेटिव नेम सर्वर के हिसाब से ये वाली बुक एग्जैक्ट जो आप ढूंढ रहे हैं वो यहाँ पे होगी। तो समझ गए, ये आईपी एड्रेस ऐसे ही तो मिलेगा। ऑथोरेटिव नेम सर्वर कौन हुआ? आपका ये फाइनल शेल्फ। और लाइब्रेरियन कौन हुआ इसमें? डीएनएस रिजॉल्वर। समझ गए? ऐसे भी याद रख सकते हैं और ऐसे भी याद रख सकते हैं। करेक्ट, तो ये होता है बेसिक डीएनएस रेजोल्यूशन। एंड इसके अलावा भी कुछ डिटेल्स हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमें याद रखनी है कि ऐसे ही डेटा तो फ्लो नहीं होगा, कुछ कुछ डिटेल्स होंगी तो जाएंगी। जैसे आपने नोट किया होगा, मैंने बोला था कि यहाँ पे रिकॉर्ड्स जाते हैं हमेशा। ठीक है, रिकॉर्ड्स के अंदर डिटेल जाती है। जैसे हमने लास्ट सेक्शन में डिस्कस किया था कि डीएचसीपी के अंदर एक डीएचसीपी आइडेंटिफायर होता है, वो उसके हेडर के अंदर होता है। करेक्ट, ऐसे ही तो डेटा नहीं चला जाएगा ना। तो वैसे ही कुछ डिटेल्स होती हैं जो देखनी जरूरी है। ठीक है, जैसे वी हैव अ फ्यू डिटेल्स। जैसे पहला होता है डीएनएस सर्वर्स। ठीक है, हमारे पास 6 बेसिक टाइप ऑफ डीएनएस सर्वर्स होते हैं। पहला होता है प्राइमरी मास्टर सर्वर, दूसरा होता है सेकेंडरी स्लेव सर्वर, तीसरा रूट सर्वर, चौथा ऑल्टरनेटिव सर्वर, पांचवा प्रॉक्सी, एंड सिक्स्थ होता है फॉरवर्ड सर्वर। ठीक है, बेसिक समझते हैं, ज़्यादा इस सेक्शन में ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग के लिए बेसिक समझते हैं। इसको लो एक बार, प्राइमरी मास्टर सर्वर। अब आपके पास एक डीएनएस सर्वर है। ठीक है, उसके अंदर आप उसको डेटा जो आपने एक बार ऑलरेडी फेच कर लिया, इस सेक्शन में आप ऑलरेडी पूरा इतना, एक्सक्यूज मी, इस सेक्शन में आप ऑलरेडी पूरा इतना काम कर चुके हो। करेक्ट, आप पूरा डिटेल फेच कर चुके हो, आईपी एड्रेस आप ले चुके हो। तो बार बार ये करोगे तो प्रोसेस इतना टाइम कंज्यूम हो जाएगा ना।
एंड आपका सीपीयू भी हाई हो जाएगा. सो rather than repeating queries, है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, हम डेटा हमेशा स्टोर करके रखते हैं. तो ये हो गया आपका नॉर्मल डीएनएस वैल्यू. इसके अंदर आपके पास दो सर्वर हैं. जैसे ये हो गया प्राइमरी मास्टर, ये हो गया सेकेंडरी स्लेव. प्राइमरी मास्टर क्या होता है, इसके अंदर सारी की सारी डिटेल्स स्टोर्ड होती हैं. ठीक है, ये हो गया मास्टर सर्वर. इसमें पूरा पूरा डेटा होता है. ठीक है, और इसका जो डेटा होता है, ठीक है, ये जितना भी आपने रिजॉल्व किया उसका डेटा इसके अंदर होता है. ठीक है, और ये होगा सेकेंडरी स्लेव सर्वर. रिडंडेंसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका डेटा इसके अंदर वो करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं. पीरियोडिकली हम लोग ट्रांसफर करते रहते हैं ताकि रिडंडेंसी मेंटेन रहे, एक बैकअप रहे हमारे पास. समझ गए. तो ये जो डेटा सेंड होता है ना, इस डेटा को बोलते हैं हम जोन. समझ गए, जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम प्राइमरी मास्टर सेकेंडरी स्लेव, इट्स कॉल्ड जोन. ठीक है, एंड जो प्रोसेस है ट्रांसफर का, उसको क्या बोलेंगे सिंपल टर्म्स में, जोन ट्रांसफर. समझ गए. तो पूरे पूरे डीएनएस में हमेशा, पूरे डीएनएस प्रोसेस में हमेशा पोर्ट क्या यूज होता है, वो होता है यूडीपी 53. समझ गए, क्या लिखा है हमने, यूडीपी 53. बट सिर्फ एक एक बार होता है जहां पे हम लोग टीसीपी यूज कर सकते हैं करते हैं. क्यों करते हैं, क्योंकि जब प्राइमरी मास्टर से सेकेंडरी स्लेव में आप ट्रांसफर कर रहे हो डेटा, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जोन ट्रांसफर. अगर वो साइज 512 MB से छोटा है तो आप क्या यूज करेंगे, यूडीपी ट्रांसफर. बट अगर वो साइज बड़ा हो गया तो आप क्या यूज करेंगे, टीसीपी. क्योंकि हमें रिलायबल कनेक्शन चाहिए, है ना, मेक श्योर करेंगे कि डेटा इन दोनों सर्वर्स के बीच एग्जैक्टली सही से जाए. क्योंकि रिडंडेंसी के लिए यूज कर रहे हैं, कुछ लॉस हो गया तो क्या फायदा, राइट. रूट सर्वर आपने देखा ही है. ठीक है, रूट सर्वर अपना सेकंड स्टेप इन ट्रांसलेशन होता है, जो आपको हेल्प करता है फाइनली आपके अथॉरिटेटिव सर्वर पे रीच करने के लिए. ठीक है, अथॉरिटेटिव सर्वर इज द लास्ट स्टेप in translation which will help you basically getting the IP address. ठीक है, जिससे आप फाइनली कनेक्शन बना सकते हैं. प्रॉक्सी सर्वर एज द नेम सजेस्ट आपके लिए प्रॉक्सी करता है. ठीक है, आप प्रॉक्सी सर्वर का यूज करके बेसिकली ये कर सकते हैं कि यू नो आप अपना एग्जैक्ट डीएनएस सर्वर हटा के दूसरे सर्वर्स की आईपी एड्रेस, या फिर होता है ना, मतलब प्रॉक्सी के थ्रू आप आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर सकते हैं. ठीक है, फॉरवर्ड सर्वर क्या होता है, फॉरवर्ड सर्वर इज बेसिकली, जैसे इसमें दो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. फॉरवर्ड सर्वर क्या होता है, अब ये हो गया, मान लो आप लेके आए डीएनएस एफक्यूडीएन. ठीक है, ये हो गया आपका फॉरवर्ड सर्वर. ठीक है, तो क्या होगा, एफक्यूडीएन से आईपी एड्रेस को कन्वर्ट करेगा आपका फॉरवर्ड सर्वर. दिस विल हेल्प यू कन्वर्टिंग द एफक्यूडीएन टू एन आईपी एड्रेस. ठीक है, वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे, वो थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी आपकी क्लियर होगी अब इसके बाद. अब हम आते हैं डीएनएस क्वेरीज पे. डीएनएस क्वेरी क्या है, 53 तो हम लिख ही देते हैं ऊपर ताकि थोड़ी क्लैरिटी रहे. डीएनएस क्वेरीज क्या होती है, नॉन रिकर्सिव क्वेरी. ठीक है, रिकर्सिव क्वेरी एंड आइटरेटिव क्वेरी. उसमें 3 मिसिंग हो गया है, बट इट्स आइटरेटिव क्वेरी. 3 क्वेरीज होती हैं. नॉन रिकर्सिव का मतलब ये होता है कि हमने पहले स्टेप में क्या बोला था, पहले आप कहाँ देखोगे, पहले देखोगे अपनी डिवाइस में कि मेरे पास इस डोमेन का आईपी एड्रेस तो नहीं है. करेक्ट. फिर आप क्या देखोगे, फिर आप देखोगे कि अगर इस डोमेन का नहीं है मेरे पास आईपी एड्रेस, तो कहीं मेरे होस्ट फाइल में तो ना हो. करेक्ट. तो अगर उन दोनों में मिल गया तो आपको फिर से वो प्रोसेस करने की ज़रूरत है नहीं ना, तो उसको बोलते हैं नॉन रिकर्सिव क्वेरी. ठीक है, रिकर्सिव क्वेरी का मतलब ये होता है कि जब आपने रिजॉल्व नेम रेजोल्यूशन शुरू किया, ठीक है, तो इस केस में अगर आपका रिकर्सर ही आपके लिए सब कुछ कर रहा है, रिजॉल्वर रिकर्सर आपके लिए सब कुछ कर रहा है, जैसे यहाँ पे आपको इन्फो मिली, फिर उसने कनेक्शन बनाया टॉप लेवल के साथ, टॉप लेवल ने कुछ आईपी एड्रेस दिया, एक्सक्यूज मी, तो आपने फिर ऑथोरिटेटिव नेम सर्वर के साथ बनाया. अगर आप ये प्रोसेस यूज कर रहे हैं, राइट, आपका रिजॉल्वर ही सब कुछ कर रहा है आपके लिए, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिकर्सिव क्वेरी. आइटरेटिव क्वेरी ऑन दी अदर हैंड क्या होती है, आइटरेटिव क्वेरी ऑन दी अदर हैंड ये होती है जब ये आपको सिर्फ आईपी एड्रेस दे देता है एंड देन यू हैव टू डू ऑल द कनेक्शंस ऑन योर ओन. समझ गए, आपको ये सारे कनेक्शंस खुद बनाने पड़ेंगे. आपको वो बस ये बता देगा कि मेरे पास तो डिटेल्स नहीं है, प्रोबेबली अगले रूट सर्वर के पास हो सकती है. समझ गए, तो आपको वो पूरा कनेक्शन रेजोल्यूशन प्रोसेस खुद करना पड़ेगा. ठीक है, तो इसको हमेशा ऐसे याद रखो, रिकर्सिव क्वेरी सेल्फ डन, या फिर डन बाय रिकर्सर. आइटरेटिव क्वेरी, ठीक है, मैनुअल. समझ गए, आपको खुद करनी पड़ेंगी. सेल्फ एज एन रिकर्सर. ठीक है,
अब आते हैं डीएनएस जोन पे। डीएनएस जोन होती हैं 3 टाइप्स की। ठीक है, हमने बेसिकली 3 टाइप्स ही डिस्कस करेंगे हम लोग अभी। पहला होता है फॉरवर्ड लुकअप जोन, जैसे हमने डिस्कस किया कि ये क्या करता है, डोमेन टू टू आईपी कन्वर्ट करके देगा। रिवर्स सिंपल मीनिंग है, अब आईपी टू डोमेन करके देगा। ठीक है, जैसे google.com का एक आईपी एड्रेस आया, उसी को आप रिवर्स लुकअप जोन डालोगे उसमें, तो आईपी टू डोमेन कन्वर्ट करके देगा। स्टब जोन क्या होता है, स्टब जोन हमें एफिशिएंट बनाता है थोड़ा सा, समझ गए। सब जोन एफिशिएंसी के लिए यूज होता है। जितनी भी क्वेरीज होती है ना एक पर्टिकुलर डोमेन की, ठीक है, तो हम उसको रिडायरेक्ट कर देते हैं एक सिंगल अथॉरिटेटिव सर्वर पे। समझ गए, तो मल्टीपल क्वेरीज एक ही पे जाती हैं, सीपीयू कम होता है, इम्प्रूव परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है। ठीक है, इंप्रूवमेंट के लिए यूज होता है। समझ गए। अब डीएनएस रिकॉर्ड, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दीज आर हाईली इंपॉर्टेंट, ये यूज होंगे ही होंगे ऑन एवरी स्टेप वेर एवर यू सी डीएनएस। कोई भी पैकेट फ्लो, कोई भी पैकेट कैप्चर वायरशार्क निकाल के देखोगे, तुमको ये डीएनएस रिकॉर्ड मिलेंगे मिलेंगे। ठीक है, पहला होता है ए रिकॉर्ड। ए रिकॉर्ड होता है आईपी एड्रेस के लिए, मतलब आईपी वी4। समझ गए, जैसे 192 168 1.1 या कुछ भी। ठीक है, ये होता है क्वाड ए, इसको क्वाड ए बोलते हैं, ये आईपी वी6 के लिए होता है। आईपी वी6 स्टोर करते हैं ये। सी नेम होता है कैनोनिकल नेम। ठीक है, कैनोनिकल नेम का मतलब क्या होता है, एक एलियास नेम होता है। इसको समझाने के लिए ये बोल सकते हैं कि जिन लोगों को डायनेमिक डीएनएस पता है, ठीक है, ऐसा है कि आप क्या करते हैं, जिन लोगों को डायनेमिक डीएनएस पता है वो थोड़ा अंडरस्टैंड कर पाएंगे। बेसिकली ये समझो कि आप ना सिर्फ आईपी एड्रेस से अपनी उसको डोमेन को मैच नहीं कर रहे हैं। गूगल को आपने जैसे लोकली एक एंट्री में छोड़ दिया अपने हिसाब से कि xyz.com, समझ गए, तो भले गूगल की आईपी एड्रेस चेंज होती रहे, ये अपने आप बैकएंड में रिजॉल्व करेगा और आपको एलियस से मैच कर देगा। समझ गए, तो ये भी काफी हेल्पफुल होता है। एमएक्स होता है मेल एक्सचेंज, मेल एक्सचेंज रिकॉर्ड्स। ठीक है, एनएस होता है नेम सर्वर का, ये भी काफी वाइडली यूज होता है, आपको बहुत सारे पैकेट्स में दिखेगा। टीएक्सटी हो गया, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो होती है वो स्टोर करने के लिए एक टीएक्सटी रिकॉर्ड यूज होता है। ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन बोलते हैं जिनको। ठीक है, वो यूज होता है, ये काफी जगह आपको हेल्प करेगा, ईमेल सिक्योरिटी वगैरह हर जगह। एसआरवी होता है सर्विस रिकॉर्ड। ठीक है, सर्विस रिकॉर्ड ये भी काफी जगह आपको हेल्प करेगा, ठीक है, सर्विस लेवल के लिए। और एक होता है पीटीआर। पीटीआर रिकॉर्ड इज बेसिकली द सेम वी डिस्कस्ड इन रिवर्स लुकअप जोन। समझ गए, वो रिकॉर्ड है जो आपको हेल्प करेगा आईपी से डोमेन निकालने के लिए। ठीक है, अब डोंट वरी, क्योंकि अभी हमने एक हाई लेवल ओवरव्यू लिया है, क्योंकि डीएनएस भी छोटा टॉपिक नहीं है। ठीक है, अभी हमने सिर्फ एक हाई लेवल ओवरव्यू लिया है। हमने अभी क्या क्या डिस्कस किया, हमने बस ये डिस्कस किया है कि डीएनएस काम कैसे करता है, एग्जैक्ट रेजोल्यूशन प्रोसेस क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं। करेक्ट, अभी हमने सिर्फ ये डिस्कस किया। अब बहुत सारी चीज़ों में यूज हो सकता है ये। जैसे काफ़ी काफ़ी सारे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं इस पे, काफ़ी सारी क्वेरीज बनती हैं। जैसे सबसे पहला बनता है कि जब डीएनएस में टीसीपी कनेक्शन कहाँ होता है, सिर्फ यूडीपी पे चलता है कि टीसीपी पे चलता है। वो मैंने आपको बता दिया, टीसीपी एक ही जगह पे चलता है जब जोन ट्रांसफर होता है ना, वो भी 512 एमबी से ज़्यादा। समझ गए, वो क्वेश्चन हो जाता है। बाकी ये हो जाते हैं कि टाइप ऑफ क्वेरीज क्या है, डीएनएस जोन्स क्या है, रिकॉर्ड्स क्या है, और इन सब के बारे में हम पर्टिकुलर, जैसे इफ वी टॉक अबाउट डीएनएस रिकॉर्ड्स एंड डीएनएस जोन्स, ठीक है, इन दो टॉपिक्स के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा मैं, जिसमें आपको थोड़ी क्लैरिटी ज़्यादा मिलेंगी। ठीक है, बस ये एक हाई लेवल ओवरव्यू था, उसमें ये होगा कि आपको पर रिकॉर्ड डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा कि एग्जैक्टली कब कहाँ कैसे हो रहा है, और ये रिकॉर्ड होल्ड क्या करते हैं और ज़रूरी क्यों है। जैसे मैंने बताया कि टीएक्सटी रिकॉर्ड है, ये कुछ टेक्स्ट स्टोर करते हैं जो इसके लिए भी यूज होता है, क्या कहते हैं, ईमेल सिक्योरिटी के लिए यूज, जैसे एस पी एफ डी के आई एम, इन सब के लिए यूज होता है। तो वो मैं बताऊंगा एग्जैक्टली कब कहाँ कैसे यूज होता है ना, एंड आई विल मैप इट टू सम अदर वीडियोस जहाँ पे मैं एग्जैक्टली डी के आई एम एस पी एफ बता रहा हूँ, तो आपको थोड़ी और क्लैरिटी मिल जाएगी उससे। ठीक है, एंड अगेन दिस वाज अगेन हाई लेवल ओवरव्यू। एक बार हम अपना पैकेट फ्लो का पूरा सीरीज खत्म कर लेंगे तो हम डीप डाइव करेंगे ईच एंड एवरी टॉपिक में, विद एंड विदाउट वायरशार्क वेर एवर रिक्वायर्ड। ठीक है, एंड डेफिनेटली लेट मी नो इफ यू गाइस हैव एनी क्वेरीज क्वेश्चंस, है ना। So, yeah, guys, thank you for your time. Good day.